नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग को। आज हम लोग भारतेंदु युग के बारे में जानेंगे कि भारतेंदु युग की समय सीमा किस विद्वान के अनुसार क्या है, भारतेंदु युग को किस किस नामों से पुकारा जाता है, और उसके बाद हम लोग भारतेंदु युग की विशेषताएं पढ़ेंगे और समझेंगे कि भारतेंदु युग है क्या। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि भारतेंदु युग का जो सीमांकन किया विभिन्न विद्वानों ने, तो भारतेंदु युग की सीमा किस विद्वान ने क्या मानी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग की शुरुआत मानते हैं 1868 ईस्वी से। ये जितने सन दिए गए हैं ये सब जो है ईस्वी सन में है, विक्रम संवत में कोई नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग की शुरुआत मानते हैं 1868 ईस्वी से, और इसका जो समापन मानते हैं वो 1893 ईस्वी मानते हैं। अगर हम बात करें नगेंद्र की, तो नगेंद्र 1868 जो है इसकी शुरुआत मानते हैं, और 1900 पे मानते हैं कि भारतेंदु युग खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें मिस्र बंधु की, तो मिस्र बंधु 1869 को जो है इसकी शुरुआत मानते हैं, और 1888 को इसका अंत मानते हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार 1870 से भारतेंदु युग की शुरुआत होती है, और 1900 पे जो है भारतेंदु युग का जो है अंत हो जाता है। नागरी प्रचारणी सभा के अनुसार 1857 से जो है भारतेंदु युग की शुरुआत है, और 1999 में इसका अंत हो जाता है। अगर हम बात कर लें नामवर सिंह की, तो नामवर सिंह 1873 जो है इसकी शुरुआत मानते हैं, और 1903 जो है भारतेंदु युग का अंत मानते हैं। तो ये जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा भारतेंदु युग की तय की गई सीमा है। देखिए, और अगर हम बात कर लें कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, ये सर्वमान्य मत किसका है, तो देखिए, जो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, और कवि वचन सुधा का जो समय था वो था 1868। कवि वचन सुधा का समय 1868 था, और 1900 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हो गई थी। 1900 में सरस्वती पत्रिका जो है भैया प्रकाशित हो गई थी। तो सर्वमान्य मत ये है कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा को प्रकाशित किया, वहां से भारतेंदु युग की शुरुआत माननी चाहिए, और जब ये सरस्वती पत्रिका जो है प्रकाशित हो गई, वहां से जो है भारतेंदु युग का अंत मान के और द्विवेदी युग की वहां से शुरुआत माननी चाहिए। तो इस हिसाब से नगेंद्र का जो मत है वो एक तरीके से सर्वमान्य मत हो जाता है। कुछ कुछ इसी तरीके से शुरुआत जो है 1868 से जो है रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं, मिस्र बंधु एक साल बढ़ जाते हैं, नागरी प्रचारणी सभा जो है 1857 से मानती है, जो पहली क्रांति हुई थी वहां से मानती है, और 1999 मानती है। खैर, इन विद्वानों के अनुसार ये जो है समय सीमा थी जो आपको बता दी गई। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग बात करेंगे कि भारतेंदु युग को विद्वानों ने अन्य किन किन नामों से पुकारा। विद्वानों ने भारतेंदु युग के और कौन कौन से नाम रखे। जैसे रामचंद्र शुक्ल जो है भारतेंदु युग को कहते हैं नई धारा प्रथम उत्थान। रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग को क्या कहते हैं? नई धारा प्रथम उत्थान। नगेंद्र कहते हैं पुनर्जागरण काल। पृथ्वीनाथ कुल कमल श्रेष्ठ कहते हैं निबंध समीक्षा काल। सुमन राजे कहती हैं नाटक काल, और सुमन राजे राजभक्ति काव्य युग भी कहती हैं। तो ये जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा भारतेंदु युग को दिए। तो पढ़ेंगे आगे, और अब हम लोग बात करेंगे भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों के बारे में, भारतेंदु युग की कौन कौन सी विशेषताएं रहीं, और यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भारतेंदु युग है क्या। तो भारतेंदु युग की जो सबसे पहली प्रवृत्ति है वो है राष्ट्रीयता। भारतेंदु युग की सबसे पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता। जो पहले के कवि थे या पूर्ववर्ती कवि थे, रीतिकाल के कवि, भक्तिकाल के कवि, इनकी जो भावना थी
वो जो है इनकी जो राष्ट्रीय भावना थी वो बेहद संकीर्ण थी। कैसे बेहद संकीर्ण थी? क्योंकि ये जो है सारे लगभग उस समय के रीतिकाल के लगभग कवि जो है आश्रयदाता राजाओं के आश्रय में रहा करते थे। तो वो लोग जिनके आश्रय में रहते थे उन्हीं का गुणगान करते थे, उनके केंद्र में उन्हीं का जो एक प्रांत होता था वही होता था, लेकिन उनके केंद्र में जो है संपूर्ण भारत नहीं था। तो सबसे पहले ये जो है भारतेंद्र युग से जो है इसकी शुरुआत हुई और इन लोगों की राष्ट्रीय भावना संपूर्ण राष्ट्र की नज्म टटोलने लगी। बात समझ में आई? भारतेंद्र युग की पहली विशेषता है राष्ट्रीयता। जो पूर्ववर्ती कवि थे इनकी जो राष्ट्रीय भावना थी वो बेहद संकीर्ण थी, अपने अपने प्रांतों को लेकर थी। लेकिन भारतेंद्र युग पहली बार जो है एक ऐसा युग आता है जिसमें राष्ट्रीय भावना व्यापक स्तर पे होती है और कवियों के केंद्र में जो है समूचा भारत है, न कि अपना अपना प्रांत अपनी अपनी जगह है। जिस तरीके से उस समय के कवियों की अगर हम पंक्तियों में बात करें तो हमारो उत्तम भारत देश, अब देखिए पंक्तियों में जो है देश, पूरे देश की बात हो रही है। जैसे प्रेम घन की जो है पंक्ति है, धन्य भूमि भारत, अब देखिए पूरे भारत की बात हो रही है, समग्र भारत की बात हो रही है, पूरे जो है संपूर्ण भारतवर्ष की जो है बात की जा रही है। तो यहाँ पे राष्ट्रीयता संकीर्ण होकर ना नहीं होकर जो है, जबकि व्यापक यहाँ पे राष्ट्रीयता है। तो ये जो है भारतेंदु युग की पहली विशेषता हो जाएगी। कौन सी? राष्ट्रीयता। जिस तरीके से भारतेंदु का जो विजयनी विजय वैजयंती है और प्रेम घन का आनंद अरुणोदय है और प्रताप नारायण मिश्र कृत महापर्व है और राधा कृष्ण दास का नया भारत है, ये जो है देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त जो है इनकी कविताएं हैं और इन्होंने जनमानस में राष्ट्रीय चेतना के बीज बपन कर राष्ट्रीय भावना को लेकर कविताएं लिखी गई और आम जनमानस में इन कविताओं ने राष्ट्रीय भावना के बीज बोए। तो ये जो है पहली विशेषता हो गई भारतेंदु युग की। कौन सी? राष्ट्रीयता। अब हम बात करेंगे भारतेंदु युग की अगली विशेषता पे, जो कि है समाज के प्रति सजगता। पूर्व के कवियों को प्राप्त आश्रय उनकी नज़र समाज की तरफ नहीं ले जा सका। जो इससे पूर्ववर्ती कवि थे यानी जो रीतिकालीन कवि थे, मैंने जैसा पहले की बताया, ये सारे कवि जो है किसी न किसी राज्य आश्रय में रहते थे। तो जो राज्य आश्रय में रहते थे तो राजा से इनको अच्छी रकम मिलती थी, तो इनकी जो मंशा थी वो जो है राज पाठ तक ही रह सकी, वो आम जनमानस तक नहीं जा सकी। इनकी जो है नज़र आम समाज तक नहीं जा सकी। इसका परिणाम यह हुआ कि दरबारी काव्य में सामाजिक यथार्थ का चित्रण नहीं हुआ, सामाजिक यथार्थ का चित्रण नहीं हुआ। लेकिन भारतेंदु युग के कवियों की नज़र समाज पर गई और साहित्य में पहली बार नारी शिक्षा, बाल विवाह, विधवा की दुर्दशा और अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी चीज़ों पे जो है बात की गई। तो ये जो युग है, भारतेंदु युग है, वो समाज के प्रति सजग है, समाज के मुद्दों पे बात करता है। उन मुद्दों में नारी शिक्षा है, बाल विवाह है, विधवा की दुर्दशा है, अस्पृश्यता है। तो इस तरीके के मुद्दे जो है इन लोगों की रचनाओं में आने लगे। ये जो है पहली बार भारतेंदु युग में हुआ। जैसे भारतेंदु युग की ये पंक्ति देखने लायक है कि बहुत फैलाए हमने धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। अब देखिए भारतेंदु की पंक्ति में आपको अस्पृश्यता, छुआछूत की जो है छुआछूत के खिलाफ एक तरीके से आंदोलन आपको देखने को मिलता है। जैसे प्रताप नारायण की ये जो पंक्ति है मन की लहर से, ये जो है प्रताप नारायण पंक्ति की पंक्ति है मन की लहर से कि कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की, कि कौन से दिल को दुख नहीं होता है बाल विधवाओं की जो है कष्टों को सुन के, उनके दुखों को देखकर। तो इस समय जो है इस तरीके से इस युग के कवि जो है समाज के प्रति सचेत होते हैं और पहले के कवियों ने जिन सामाजिक मुद्दों को छोड़ा उन मुद्दों पे ये युग बात करता है। तो दूसरी प्रवृत्ति कौन सी हो गई? समाज के प्रति जागरूकता। अब हम बढ़ेंगे आगे और इनकी तीसरी प्रवृत्ति है देशा अनुराग व्यंजक भक्ति। अब देखिए पहले भी जो है भक्ति हो रही थी, भक्ति काल संपूर्ण भक्ति पे लिखा गया, फिर रीतिकालीन में भक्ति होती थी। लेकिन ये जो युग है इसकी भक्ति सांप्रदायिक ना होकर, इसकी भक्ति जो है सांप्रदायिक ना होकर जो है राजभक्ति करके
धार्मिक उदारता का परिचय देता है। इनकी भक्ति जो है इस तरीके से नहीं है कि जो है इनमें जो है बहुत ज़्यादा रामायण पे ग्रंथ लिखे हों गए हों या फिर महाभारत पे ग्रंथ लिखे गए हों। इनकी भक्ति जो है अपने राज्य के प्रति है, अपने देश के प्रति है, अपने भारतवर्ष के प्रति है। जैसे प्रताप नारायण मिश्र जो है लिखते हैं कि हम आरत, आरत मतलब दुखी, हम आरत भारतवासिन पर अब दीन दयाल दया करिए। तो इस तरीके की इनकी भक्ति है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं कि डूबत भारत नाथ बेग जागो अब जागो। तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसी प्रकार से प्रताप नारायण मिश्र की और पंक्तियां हैं कि विधवा बिलापे नित धेनु कटे को लागत हाय गुहार नहीं। जैसे राधा कृष्ण की पंक्ति है कि अपने या प्यारे भारत के पुण्य दुख दारी धरिए। तो इस तरीके से इस युग में भक्ति रही है। तो देशानुराग की व्यंजक भक्ति इसकी जो है एक विशेषता हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। इसकी जो अगली विशेषता है, चौथी विशेषता, वो है श्रृंगारिकता। और श्रृंगारिकता प्रताप नारायण मिश्र को छोड़कर और राधाचरण गोस्वामी को छोड़कर इस युग के सारे कवियों ने, लगभग सारे कवियों ने श्रृंगार रस पे लिखा है। लगभग सारे कवियों ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है। और इस युग में विशेषकर सबसे ज्यादा श्रृंगार रस का वर्णन जगन मोहन ने किया है। इनको जो है कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा, ये इनका नाम जगन मोहन या जगमोहन, बात एक ही है। तो इस जो युग का जो साहित्य है इसमें जो है श्रृंगार रस विशेष रहा है। श्रृंगार रस का खूब वर्णन हुआ है। जिस एक पंक्तियां उदाहरण के तौर पे जो है आपके सामने है जगनमोहन की कि अब यूं उर आवत है सजनी मिल जाओ गले लगी के छतियां मन की करी भांति अनेकन और मिल कीजिए री रस की बत्तियां। तो जो है श्रृंगार रस की जो है इस काल में प्रधानता रही है, इसलिए इस युग की श्रृंगारिकता भी एक विशेषता हो जाती है। तो 4 विशेषताएं हो गई। अब हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगली विशेषताओं पे। समस्या पूर्ति भी जो है इसकी एक विशेषता रही है। समस्या पूर्ति यानी एक कवियों का जो है मंडल बैठा है और कवियों के मंडल को जो है एक पंक्ति दी जाएगी या आधी पंक्ति दी जाएगी और कवियों का जो है टैलेंट देखने के लिए, कवियों की जो है सजग चेतना काव्य के प्रति देखने के लिए उस पंक्ति को तत्काल पूर्ण करना होता है। इसको कहते हैं समस्या पूर्ति। तो ये जो है भारतेंदु युग की एक विशेषता रही है। हास्य व्यंग की प्रधानता भी जो है इसकी विशेषता रही है। आप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अगर काव्य को देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अगर नाटकों को देखिए तो एक तरीके से उसमें हास्य व्यंग है। आप चाहे उदाहरण के तौर पे अंधेरी नगरी को ले सकते हैं। तो हास्य व्यंग की भी इस युग में प्रधानता है। तो ये भी एक इसकी विशेषता हो जाएगी। प्रकृति चित्रण भी इसकी विशेषता है और इसकी ये भी बड़ी भारी विशेषता है कि गद्य की प्रधानता। इस युग में गद्य जो है एक सही तरीके से पैठ बना चुका था और इसकी देन, इसका जो है श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। उन्होंने गद्य में बहुत काम किया, नाटक लिखे, और तो ये गद्य की प्रधानता भी इस युग की विशेषता हो जाएगी। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसका जो काव्य लिखा गया वो ब्रज में लिखा गया। इसका काव्य ब्रज में लिखा गया और इसका जो गद्य लिखा गया वो खड़ी बोली में लिखा गया। तो ये भी एक इसकी विशेषता है कि काव्य ब्रज भाषा में और गद्य में खड़ी बोली। तो समस्या पूर्ति इसकी विशेषता हो गई, हास्य व्यंग की प्रधानता हो गई, प्रकृति चित्रण हो गया और गद्य की प्रधानता हो गई, और काव्य में ब्रज और गद्य में खड़ी बोली भी इसकी एक विशेषता हो गई। तो ये जो है भारतेंदु युग की विशेषताएं हो गई। अब बढ़ते हैं आगे और भारतेंदु युग के जो है रचनाकारों को हम लोग देख लेते हैं कालक्रम के अनुसार। अब अगली क्लास में इन्हीं रचनाकारों को हमको पढ़ना है एक एक करके। कई बार आपसे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लेता है कि आपको जैसे भारतेंदु युग के 4 रचनाकार दे दिए गए, आपसे ये प्रश्न कर लिया गया कि इनको क्रम से लगाइए। तो क्रम से लगाने के लिए प्रश्न आपके सामने आता है, इसीलिए जो है आपको एक बार सारे भारतेंदु युग के रचनाकार क्रम से लिख दिए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं और जो है इनको रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे एक बार हम लोग पढ़ेंगे। शिव प्रसाद सितारे हिंद का समय है 1823, राजा लक्ष्मण सिंह 1826, बालकृष्ण भट्ट 1844, बाबू तोताराम 1847, अंबिका दत्त व्यास 1848, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, लाला श्री निवास दास 1850, बद्री नारायण चौधरी 1855, प्रताप नारायण मिश्र 1856, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857, राधाचरण गोस्वामी
1859, देवकी नंदन खत्री हैं 1861, बाल मुकुंद गुप्त 1865, राधा कृष्णदास 1865 और किशोरी लाल गोस्वामी 1865। तो ये इनके जो है जन्म आपके सामने लिख दिए गए हैं। इनके जो है जन्म काल आप याद रखिए, इन्हीं के अनुसार आप जो प्रश्न आएगा वो कर लेंगे। तो आज से अगली क्लासों में हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, एक एक कवि को उठाएंगे, एक एक कवि के बारे में तथ्य देखेंगे, उसकी जो है जो विशेषताएं होंगी वो देखेंगे, उसकी समग्र रचनाएं पढ़ेंगे, चाहे वो उसकी पद्य रचनाएं हों, चाहे उसकी गद्य रचनाएं हों, उसके सारे काव्य संकलन, उपन्यास, नाटक जो जो हो सकेगा वो हम देखेंगे। तो आज की क्लास में आपको ये जो है एक तरीके से भारतेंदु युग का जो है थोड़ा सा परिचय दे दिया गया, जिससे आप समझ पाए होंगे कि भारतेंदु युग है क्या। आपको जो है भारतेंदु युग की विशेषताएं बता दी गई। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास अगर आपको समझ में आई है तो जो है बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।